हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को जानेंगे, जो है गॉस का प्रमेय। दूसरा हम जानेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम और तीसरा है किरचॉफ का नियम। और ये तीनों टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मैं कह सकता हूँ कि VBI है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम इन तीनों टॉपिक को एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे, एक एक चीज़ को हम समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यदि आप इस वीडियो में बने रहें तो आपको यूं ही ये नियम याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है क्लास 12 फिजिक्स VBI क्वेश्चन। तो केवल हम इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन को करा रहे हैं। सबसे पहला हम देख लेते हैं गॉस का प्रमेय। वैसे तो ये सब टॉपिक हमने पहले ही करा दिए हैं, बट रिवीजन के तौर पर यदि आपने पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हुए हैं ठीक है तो आप देख लीजिए। आप पढ़ लिए हैं, आपको याद है तो रिवीजन कर लीजिए। वीडियो देखेंगे आपको आसानी तरीके से रिवीजन आपका हो जाएगा। समझ गए? तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए, गॉस का प्रमेय क्या है, गॉस का नियम क्या है, आपको याद है? हमने आपको बताया था कि किसी पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। सही, शायद आपको याद नहीं पड़ रहा होगा, तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं सपोज डेट एक ये बंद पृष्ठ है। सपोज डेट ये एक बंद पृष्ठ है, तो ये सपोज डेट एक पृष्ठ है। तो इस पृष्ठ से बहुत सारे, मतलब इस पृष्ठ पर आवेश जो है वो Q है। ठीक है, तो इस पृष्ठ से बहुत सारे विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार निकल रही होंगी। ठीक है, यहां से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं, मतलब विद्युत फ्लक्स, मतलब यहां से बहुत सारी विद्युत फ्लक्स निकल रहे होंगे। ठीक है, क्या निकल रहे होंगे? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को φe से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पे केवल हमें यही बताया गया कि, मतलब गॉस के नियम में हमें यह बताया गया कि आप ऐसे लिखेंगे, गॉस के नियम के अनुसार या गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ पर कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। मतलब इसमें यह बताया गया कि किसी बंद पृष्ठ से, ये आप लिख लेंगे यहां पे, क्या बताया गया? किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या, जिसे हम φe से प्रदर्शित करते हैं, किसी पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। यही तो बात बताया गया ना। तो यही हमें फॉर्मूला बताया गया कि किसी पृष्ठ से या किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको नियम याद हो गया होगा। ठीक है, वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। समझ में आ गया होगा आपको? तो अगर हम ये 1 में Q का गुणा होगा तो Q ही तो होगा, तो इसको हम 1, मतलब Q 1 में गुणा कराएगा तो Q ही होगा। तो इसको अगर हम चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको हम चाहें तो Q बाई नीचे ε0 ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक में यदि Q का गुणा होगा तो वो Q ही होगा। तो इसका गॉस के प्रमेय का अंततः ये फॉर्मूला आता है, जो है φe = Q बाई ε0। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार और सुन लीजिए, हमने यही बताया कि गॉस के प्रमेय के अनुसार या गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। तो ये हुआ आपका नियम। देखिए, इतना लिख देते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर मिल जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में भी पूछे गए हैं, उसके साथ साथ ज़्यादातर ये 5 नंबर में पूछे गए हैं। बट 2 नंबर में यदि आता है तो आपको इतना लिख देंगे, ये फिगर बना देंगे और ये फॉर्मूला लिख देंगे, आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। अब 5 नंबर में क्या होता है कि 5 नंबर में कुछ नहीं, इतना लिखने के बाद इस फॉर्मूले को प्रूफ करना होता है। तो हालांकि हमने प्रूफ करा दिया है बहुत ही पहले ही, तो आप यूट्यूब पर लिख लीजिएगा गॉस का प्रमेय ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, एक वीडियो आ जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा, उसमें हमने प्रूफ भी कराया है। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12 फिजिक्स का एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, 2-4 वीडियो आप नीचे ही जाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे गॉस के प्रमेय का एक वीडियो, तो उस पर क्लिक करके आप पढ़ाई कर सकते हैं।
तो देखिए पढ़ना हो ना तो किसी तरीके से आप ढूंढ कर पढ़ सकते हैं, और नहीं पढ़ना है तो बहाने तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये बात है। तो पहला आपने समझ लिया, यदि आपको याद था तो रिवीजन भी आपका हो गया। आते हैं दूसरे पर। दूसरा है एम्पियर का परिपथीय नियम। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको याद है एम्पियर का परिपथीय नियम? यदि अभी याद है अपने दिल से पूछिए, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप सोच सकते हैं कि रिवीजन आप नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। इसलिए मैं कहूंगा कि ध्यान से सुनिएगा, और वीडियो अगर देख रहे हैं तो अच्छे तरीके से आपको दिमाग में फिर से बैठ जाएगा। समझ लेते हैं। देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम से पहले एक वैज्ञानिक थे जो है ऑस्टेड। ऑस्टेड ने हमें यह बताया था कि कोई भी मान लेते हैं चालक तार है, यदि किसी भी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इस चालक के चारों ओर क्या होता है, इस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑस्टेड ने यह प्रयोग किया था, उन्होंने बताया था कि किसी भी चालक में यदि हम धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। समझ में आया? उसके बाद बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने प्रयोग किया और अलग अलग नियम दिया। उसी में से एक थे एम्पियर वैज्ञानिक, जिन्होंने इस पर एम्पियर का परिपथीय नियम दिया। उन्होंने ये बताया कि मान लेते हैं सपोज दैट कोई चालक तार है, ठीक है, मैं इसके लिए तो जगह चाहिए, चलिए यहीं पे मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। सपोज दैट मान लेते हैं एक ये चालक तार है, समझिएगा जगह कम है इसलिए मैं बता रहा हूं। ये सपोज दैट एक चालक तार है। अब इस चालक तार में यदि हम धारा प्रवाहित करते हैं, एम्पियर ने क्या किया, एक चालक तार लिया और उसमें धारा प्रवाहित किया, तो धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके भी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ऑस्टेड के प्रयोग के अनुसार। तो इसके भी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, परंतु बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है यहाँ पे, बंद चुंबकीय क्षेत्र हम कहेंगे। तो जब एम्पियर ने क्या किया, धारा प्रवाहित किया चालक में, तो इसके चारों ओर बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब इस बंद चुंबकीय क्षेत्र से r दूरी पर एक यहाँ पे अल्पांश है जो है dl, या हम बिंदु भी कह सकते हैं जो है dl। इस dl पृष्ठ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो है b। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। तो यहीं से एम्पियर ने एक फॉर्मूला दिया जो है समाकलन b dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, यहाँ पे बीच में आप गुणा भी दे सकते हैं। तो ये फॉर्मूला एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। समझ में आ गया आपको? मतलब समाकलन v dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ये फॉर्मूला दिया था। अब आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला तो हमें पता है, चलिए ठीक है आपने बता दिया, बट हम नियम को कैसे याद करेंगे? नियम सिंपल सा है, याद तो हो ही गया आपको। आप क्या कह सकते हैं, आप सिंपल में कहेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार, इतना तो बोल ही सकते हैं। या आप कह देंगे इस नियम के अनुसार, तो आप कहेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर dl क्या है, किसी बिंदु है ना, तो हम यही कह रहे हैं कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यही तो नियम है ना। ये b क्या है, यहाँ पे हमने कहा ना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये क्या है, अल्पांश है, या हम बिंदु भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये म्यू नॉट नियतांक है, I क्या है, विद्युत धारा है। तो एक बार और नियम को सुनिए, याद हो जाएगा। आप कहेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन, इसे पृष्ठीय समाकलन कहेंगे। पृष्ठीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको नियम याद हो गया होगा। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि मतलब आप आगे लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन परिपथ में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। या यहाँ पे परिपथ ना लिखकर चालक लिख देंगे तो बेटर रहेगा। चालक में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। समझ में आ गया होगा?
तो मैंने तो हालांकि 2-3 बार बोल ही दिया है। मैं क्या करता हूँ ना, 2-3 बार रिवीजन करा देता हूँ, जिससे स्टूडेंटों को ये लगता है कि उनको अच्छे तरीके से याद हो जाता है। तो एक बार और सुन लीजिए, यदि याद हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं याद हुआ है तो एक बार और सुनिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि आपको इसी वीडियो में आपके दिमाग में जो नियम है बैठ जाना चाहिए। ठीक है, तो एक बार और सुन लीजिए। चलिए हम कहेंगे, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी चालक तार में या किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो ये हुआ आपका एम्पियर का परिपथीय नियम, जो कि आपके दिमाग में बैठ गया होगा। तो ये जो नियम है, ये इतना, पहले ये नियम लिखेंगे, फिर से ये फिगर और फॉर्मूला लिख देंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में भी पूछे गए हैं, 5 नंबर में भी पूछे गए हैं। 3 नंबर में आप इतना लिख देंगे, आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। और जहां तक 5 नंबर की बात है, तो 5 नंबर में क्या होता है, इस फॉर्मूले को प्रूफ करना होता है। वो भी हमने बहुत ही पहले करा दिया है। आप यूट्यूब पे लिखेगा एम्पियर का परिपथीय नियम ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, एक वीडियो मिल जाएगा, वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए उस पर क्लिक कीजिए, तो चैप्टर वाइज आपको सभी VBI क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वहां से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ये हो गया समाप्त। आते हैं अगले पर। अगला है किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम 5 नंबर में पूछा गया है, और 5 नंबर वाला ही आज हम बताएंगे। देखिए, यहां से 2 नंबर, यहां से 3 नंबर, 5 नंबर आपको मिल गए। ये 5 नंबर तैयार कर लेंगे, 10 नंबर आपका हो जाएगा। और किरचॉफ का नियम हम इसी वीडियो में आपको याद भी कराएंगे, निश्चिंत रहना है। तो देखिए, सबसे पहला आता है किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ ने विद्युत परिपथों के जाल के संबंध में 2 नियम प्रस्तुत किए। किस पर, किस नियम पर, याद रखेंगे ये बात। किरचॉफ ने विद्युत परिपथों के जाल संबंधित, विद्युत परिपथों के जाल के संबंध में, विद्युत परिपथों के जाल के संबंध में 2 नियम प्रस्तुत किया। याद रखेंगे, आप ये ऊपर चाहे तो लिख सकते हैं, किरचॉफ ने विद्युत परिपथों के जाल के संबंध में 2 नियम प्रस्तुत किए। उसके बाद लिखेंगे प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम को हम संधि के नियम के नाम से भी जानते हैं, धारा नियम के नाम से भी जानते हैं। तो प्रथम नियम ना लिखकर हमने ये दोनों नियम लिख दिया। कभी कभी ये ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि धारा नियम की व्याख्या कीजिए, तो याद होना चाहिए कि किरचॉफ का प्रथम नियम ही धारा नियम है, या इसे संधि का नियम के नाम से भी जानते हैं। समझ गए? तो पहले हम प्रथम नियम को याद कर लेते हैं। प्रथम नियम आपको सिंपल से याद हो जाएगा, निश्चिंत रहना है। यहाँ पे ये बताया जाता है, सबसे पहली बात यहाँ पे कहा गया संधि का नियम। संधि मतलब क्या होता है, आपको पता है? संधि तो आपने पढ़ा होगा ना हिंदी में। संधि का मतलब होता है जोड़ना, योग करना, संयोग करना। तो ऐसे संधि का अगर इंग्लिश में अगर हम देखें तो जंक्शन होता है। तो जंक्शन मतलब क्या होता है, जंक्शन भी आप कह सकते हैं। तो जंक्शन या जंक्शन, ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा कोई भी बोल सकता है, ठीक है ना। जैसे टॉमसन कहते हैं, थॉमसन कहते हैं, तो ये प्रोनाउंसिएशन है। तो संधि मतलब होता है जंक्शन या जंक्शन, ठीक है। जंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आप स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे कोई कहता है कि ये जंक्शन है, ये जंक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे गोरखपुर जंक्शन, ठीक है, तो लखनऊ जंक्शन, तो ये सभी जंक्शन है। जंक्शन का मतलब ये होता है कि जहाँ पर बहुत सारी ट्रेनें यहाँ से जाती हैं और यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें आती हैं, ठीक है। यहाँ से बहुत सारी ट्रेनें जाएंगी आएंगी, इस तरीके से। जंक्शन का मतलब ये होता है कि जहाँ से यहाँ से बहुत सारी ट्रेनें जाएंगी भी और आएंगे भी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, उनका चेंज भी होता रहता है, ठीक है, जो इंजन होता है। तो यहाँ पे जंक्शन का वही मतलब यहाँ पर भी है। यहाँ पे ये बताया जाता है, ठीक है, यहाँ पे ये बताया जाता है कि कोई भी ये संधि है, ठीक है, ये बिंदु क्या है, बिंदु को हम संधि कहेंगे। तो किसी संधि से जाने वाली ये बहुत सारी विद्युत धाराएं इस संधि से बाहर जा रही हैं, और बहुत सारी विद्युत धाराएं इस संधि की ओर आ रही हैं, ठीक है। बहुत सारी विद्युत धाराएं इस संधि की ओर आ रही हैं, ठीक है, और बहुत सारी विद्युत धाराएं इस संधि से बाहर जा रही हैं। समझ पा रहे हैं? ये क्या है, ये संधि है, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये है विद्युत धाराएं, विद्युत धाराएं।
तो आपको सबसे पहली बात ये समझ में आ गया, हमने आपको ये बताया कि किसी संधि की ओर आने वाली, देख रहे हैं ये आ रही है, और किसी संधि की ओर ये जाने वाली है विद्युत धाराएं। तो हम यही कहेंगे, प्रथम नियम सिंपल में ये बताया गया कि किसी संधि की ओर आने वाली और जाने वाली विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। यही है प्रथम नियम। ठीक है, देख रहे हैं आपकी यहाँ से बहुत सारी विद्युत धाराएं आ रही हैं, बहुत सी जा भी रही हैं, तो इनका बीजगणितीय जो योग होता है वो शून्य होता है। अभी आपको नियम याद हो जाएगा, निश्चिंत रहना है। जैसे सपोज डेट हम मान लेते हैं कि इसको हम I1 मानते हैं, इसको हम I2, इसको I3, इसको I4 मान लेते हैं, इसको I5 मान लेते हैं, इसको I6, इसको I7, इसको I8 ये मान लेते हैं। तो यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है। अब नियम को याद कर लीजिए, आप कहेंगे किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, या आप कह सकते हैं संधि के नियम के अनुसार, किसी संधि की ओर आने वाली और जाने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि इस नियम के अनुसार किसी संधि की ओर आने, ठीक है, आने, देखिए यहाँ पे आना 2 बार लिखा गया था, संधि की ओर नहीं, सही तो लिखाया था। ठीक है, हमने क्या बताया, इस नियम के अनुसार किसी संधि की ओर आने व जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यही बात हमने आपको बताया है। तो देखिए अभी बीजगणितीय योग क्या है ये सब आपको समझ में आएगा। देखिए इसमें क्या होता है, चिन्ह परिपाटी भी होता है। चिन्ह परिपाटी का मतलब कि जैसे इसमें ये बताया गया है कि किरचॉफ ने ये कहा कि जो विद्युत वक्ररेखाएं, मतलब विद्युत धाराएं, जो विद्युत धाराएं संधि की ओर आ रही हैं उसको हम प्लस लेंगे, जो विद्युत धाराएं संधि की ओर आ रही हैं उसको हम प्लस लेंगे, और जो विद्युत धाराएं संधि से बाहर निकल रही हैं उसको हम माइनस लेंगे। समझ में आ गया? तो यही है चिन्ह परिपाटी। तो यदि इसके अनुसार अगर हम चलें तो हम देखेंगे तो ये संधि की ओर आ रही है तो इसको हम I1 कहेंगे। ठीक है, प्लस में हमने ले लिया। उसके बाद ये भी देख रहे हैं ये भी संधि की ओर ही आ रही है तो प्लस I2 हम कर देंगे। ये हम देख रहे हैं संधि से बाहर जा रही है I3 तो इसको माइनस I3 लिखेंगे। समझ रहे हैं, ये भी बाहर जा रहा है तो इसको भी माइनस I4 लिखेंगे। फिर से ये I5 देख रहे हैं संधि की ओर जा रहा है तो I5 लिखेंगे। I6 भी संधि की ओर जा रहा है तो I6 लिखेंगे। ठीक है, फिर से ये बाहर निकल रहा है तो माइनस I7 लिखेंगे, और ये भी बाहर निकल रहा है तो माइनस 8 लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, बीजगणितीय योग शून्य होता है। समझ में आ गया? देखिए अंततः हमने जोड़ा क्या लिखा, शून्य लिखा ना, मतलब यही बताया कि किसी संधि की ओर आने वाली और जाने वाली विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इस माइनस माइनस वाला को अगर हम उधर भेज दें तो यहाँ से ये सभी ये माइनस है तो इधर आ जाएंगे, जीरो के इधर तो प्लस हो जाएंगे। तो आप चाहे तो पक्षांतर भी कर सकते हैं या इतना भी छोड़ देंगे, इसको आप कॉलम में लिख लेंगे इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। ठीक है, या किसी को इस तरीके से ना लिखकर उस वहां पे इस प्रकार भी लिख जाता है कि किसी संधि की ओर आने और जाने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो किसी बुक में ऐसे ही डायरेक्ट लिख दिया गया है। तो इससे निश्चिंत रहना है, दोनों बात एक ही है, या तो ऐसे लिखे या तो ऐसे लिखे। समझ में आ जाना चाहिए। सबसे पहली बात किरचॉफ का प्रथम नियम समझ गए, आते हैं द्वितीय नियम पे। द्वितीय नियम है लूप का नियम, या इसे बंद जाल के नियम के नाम से भी जानते हैं, या इसे ही हम वोल्टता के नियम के नाम से भी जानते हैं। समझ में? अब हम समझते हैं इसका। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है द्वितीय नियम। इसको समझने के लिए एक परिपथ आपको समझना होगा। देखिए किरचॉफ का नियम 5 नंबर दे रहा है तो इतना इजी में नहीं देगा, ठीक है ना। इसके लिए समझना होगा, याद करना होगा। प्रथम नियम जैसे समझ गए, द्वितीय नियम भी समझ जाएंगे। बस क्या होता है कि थोड़ा सा परिपथ आपको समझ में आना चाहिए। परिपथ समझ लेते हैं हम, यहाँ पे अभी ध्यान नहीं देना है, याद हो जाएगा यार, क्या है, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। तो समझते हैं, मान लेते हैं ये क्या है, ये हम एक परिपथ बना रहे हैं। थोड़ा सा समझिएगा, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ।
ठीक है जी, 1 2 3, ठीक है जी, ये हमने परिपथ बना दिया। ये हमने प्रतिरोध यहाँ पे बना दिया, ये हमने सेल लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या कर दिया है। सबसे पहले बात, यहाँ पे प्रतिरोध, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले बात आप देखिए, यहाँ पे 1 2 यहाँ पे बंद जाल दिखाई दे रहा है, ठीक है। 1 2 3 4, मतलब A B C D E और F, ये बात आप समझिएगा। यहाँ पे देखिए लूप का नियम या बंद जाल का नियम के नाम से भी जानते हैं ना, तो यहाँ पे 2 बंद जाल दिखाई दे रहा है। एक क्या है, A B C D A, ये पूरा बंद जाल हुआ ना, A B C D A, ये एक बंद जाल हुआ। दूसरा बंद जाल क्या है, D C E F, मतलब आप कह सकते हैं D C F E D, D C F E D, 2 बंद जाल आपको दिखाई दे रहे हैं, समझ गए होंगे। यहाँ पे 3 प्रतिरोध है, एक R1 है, एक R2 है, एक R3 है, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे एक विद्युत वाहक बल है, सेलों का विद्युत वाहक बल, जिसे हम E1 से प्रदर्शित कर दिए, और एक यहाँ पे है जिसे हम E2 से प्रदर्शित कर दिए। इतनी बात समझ गए। अब एक और बात यहाँ पे ये समझने वाली है कि ये E1 सेल है, तो इससे जो विद्युत धारा निकलेगी उसे हम I1 कह रहे हैं। और ये E2 सेल है, तो इससे जो विद्युत धारा निकलेगी उसे हम I2 कह रहे हैं। और ये दोनों विद्युत धाराएं यहाँ पे आके मिलेंगी, यहाँ से यहाँ पे आएंगी, और ये भी यहाँ पे, और ये दोनों यहाँ से फिर से बहेंगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे I1 प्लस I2 धारा, समझ गए। मतलब दोनों धाराओं का योग इसमें बहेगा। इतनी बात समझ गए हैं, तो अब आपको नियम याद हो जाएगा। यहाँ पे केवल यही बताया गया कि किसी विद्युत परिपथ में, यहाँ पे कहा गया ये सब विद्युत परिपथ ही है ना, तो किसी विद्युत परिपथ के बंद जाल में, मान लेते हैं पहला हम बंद जाल ले लेते हैं A B C D A, ये बंद जाल ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बंद जाल A B C D A, ठीक है। में यहाँ पे हमने एक बंद जाल ले लिया है A B C D A। बंद जाल में हमेशा याद रखेंगे कि जो पहले अक्षर और अंतिम अक्षर इक्वल होना चाहिए, तभी बंद जाल होगा। क्योंकि यदि हम A B C D तक छोड़ दें तो ये बंद जाल नहीं होगा, ये वाला तो खुला हुआ है। तो अब ये D के बाद फिर से A बोल दिए, तब ये बंद जाल हो गया, समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि विद्युत परिपथ के बंद जाल में उपस्थित, मतलब विद्युत परिपथ के बंद जाल में प्रवाहित जो धारा होता है, यहाँ पे धारा क्या है, I1 धारा प्रवाहित हो रहा है, I2 धारा प्रवाहित हो रहा है। तो जो धारा है, धारा I1, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया जाता है किसी बंद जाल में प्रवाहित जो धारा और उसके संगत प्रतिरोध, ये धारा I1 है, इसका संगत प्रतिरोध क्या है, R1, ठीक है। और उसके बाद इसका जो क्या है, ये I2 धारा है, और इसका संगत प्रतिरोध क्या है, R2 धारा। तो ये हमने लिख दिया। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि किसी विद्युत परिपथ के बंद जाल में उपस्थित, मतलब किसी विद्युत परिपथ के बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध, प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का, यहाँ पे कुछ नहीं, बीच में तो गुणा ही तो है, ये गुणनफल का बीजगणितीय योग, उसमें प्रवाहित जो क्या होते हैं उसमें लगे, मतलब परिपथ में लगे सेलों के, परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला में बताया गया है, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, I1 R1 माइनस में लिखूंगा I2 R2। देखिए ये नियम इतना इजी नहीं है, बट आप समझेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। देखिए इसलिए मैं यहाँ से अभी आपको नियम नहीं याद करा रहा हूँ, सॉरी, यहाँ से मैं नियम याद नहीं करा रहा हूँ, मैं यहीं से याद करा रहा हूँ।
क्योंकि मैं जानता हूँ ना रट कर आप याद नहीं कर सकते, याद भी कर लेंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ से समझा रहा हूँ आपको। हमने क्या बताया कि ये पूरा विद्युत परिपथ है, तो हम कह रहे हैं कि विद्युत परिपथ के बंद जाल में उपस्थित, या हम कह सकते हैं विद्युत परिपथ के बंद जाल में प्रवाहित धारा, तो दो यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है ना, तो यही बात कहा जा रहा है कि प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध, मतलब R1 का संग I1 धारा के संगत प्रतिरोध है R1, I2 धारा का संगत प्रतिरोध है R2। तो यही बात बताया गया कि बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है वह उस परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये ई क्या है? सेलों का विद्युत वाहक बल हम कहेंगे, तो सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहीं से आप नियम नहीं बोल देंगे, आप कहेंगे विद्युत परिपथ के बंद जाल में उपस्थित या बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो मैंने 2-3 बार बोल दिया, आपको समझ में आ जाना चाहिए। आप कहेंगे सर एक बात मुझे समझ में नहीं आया, आप कह रहे हैं बीजगणितीय योग, योग मतलब तो जोड़ होता है, आपने तो माइनस लिखा हुआ है। ये आपके दिमाग में शायद आ सकता है, यदि आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आना चाहिए आपको। ये समझ लेते हैं, देखिए योग ही वहाँ पे हम कर रहे हैं, बट यहाँ पे माइनस हमने लिखा हुआ है, क्यों? वो आगे आपको समझ में आ जाएगा, अभी हम समझा दे रहे हैं। पहले नियम आप याद कर लें। यहाँ पे लिखा है इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? किरचॉफ ने हमें ये बताया ना कि मान लेते हैं ये क्या है, ये संधि है, तो यहाँ पे चिन्ह परिपाटी जिसमें इसमें दिया गया, इसी तरीके से इसमें भी चिन्ह परिपाटी ये दिया गया कि आपको परिपथ में चलना है। सपोजेड ये परिपथ है तो आप इस दिशा में चल रहे हैं, तो आप चलेंगे, तो यदि आप जिस दिशा में चल रहे हैं और प्रवाहित धारा की दिशा, चलने की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो वहां पे हम माइनस लेंगे। और यदि मान लेते हैं हम इस दिशा में चल रहे हैं, अब प्रवाहित धारा इस दिशा में धारा बह रहा है, तो वहां पे हम क्या लेंगे? माइनस लेंगे। और हम इसी दिशा में चल रहे हैं और धारा भी इसी दिशा में बहेगा, तो वहां पे हम प्लस लेंगे। ये बात समझ के दूसरी बात देखिए, यहाँ से अगर हम चल रहे हैं तो यहाँ पे अब सेल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम चल रहे हैं और सेल, ये पहला वाला जो बड़ा वाला डंडा होता है वो क्या होता है? प्लस होता है, छोटा वाला डंडा माइनस होता है। तो यदि हम प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, तो उसको हम माइनस ही लेंगे। और अगर माइनस से प्लस की ओर आएंगे, माइनस से प्लस की ओर आएंगे तो उसको हम प्लस लेंगे। समझ में आ गया? यही दो चिन्ह परिपाटी है, लिखना नहीं होता है, ठीक है ना, आपको बस याद करना होता है। तो अब देखिए क्यों हमने ऐसा लिखा। अगर हम इस ओर चलते हैं तो देख रहे हैं ये I2 धारा, I1 धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, हम इस दिशा में चल रहे हैं, तो इसको हम I1 मान लेते हैं। तो I1 इसको माइनस लेंगे और इसका संगत प्रतिरोध है R1, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं, हम पहले इसको हम इन दोनों को लेकर चलते हैं। अब इधर से हम आ रहे हैं, यहाँ से हम आ रहे हैं, इधर से इधर, फिर से हम इधर जब जाएंगे तो अगर हम देखें तो हम इधर ही चल रहे हैं, हमारे चलने का दिशा भी इस दिशा में है। I2 धारा और प्रतिरोध है ये भी इस दिशा में, I2 धारा भी इधर प्रवाहित हो रहा है, तो इसका मतलब इसको प्लस लेंगे। तो यहाँ पे हम प्लस I2 R2 लिख देंगे, इसका संगत प्रतिरोध जो है वो हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए इन दोनों प्रतिरोध का हमने काम कर लिया। अगर हम सेल पे बात करें तो देखिए, अगर हम इस दिशा में चल रहे हैं तो प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, तो माइनस की ओर जा रहे हैं तो माइनस हम लेंगे, तो I1 को हम क्या लेंगे? माइनस ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इससे आ रहे हैं, इधर से जब जा रहे हैं तो माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं ना, तो प्लस की ओर जा रहे हैं तो इसलिए हम I2 को प्लस ले लेंगे, ठीक है, I2 को प्लस। अब बताइए, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बताइए ये जो परिपथ हमने लिखा है यही तो ये है, ये दोनों इक्वल है कि नहीं है? अभी भी नहीं समझ में आया? ये दोनों इक्वल ही हैं, वही बात है। अगर नहीं समझ में आया तो समझ जाइए। अगर हम इन दोनों में माइनस को कॉमन करते हैं, जब माइनस को हम कॉमन करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? I1
R1 हो जाएगा, माइनस को कॉमन किए तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस I2 R2 हो जाएगा। इधर भी हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं तो इधर क्या बचा I1 और ये प्लस माइनस हो जाएगा तो I2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब ये माइनस माइनस से कट गया तो बताइए यही ना है I1 R1 माइनस I2 R2, इधर भी I1 R2 माइनस I2 R2, ठीक है, और उसके बाद इक्वल टू I1 माइनस I2 है तो I1 माइनस I2 है, वही तो बात है ना। तो इसीलिए ये चिन्ह परिपाटी का बस अंतर है, वही बात हमने आपको सब कुछ बताया हुआ है। ये लिखने का ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको मैं कोई भी कन्फ्यूजन, छोटी से छोटी कन्फ्यूजन भी ना रहे, इसलिए मैं आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप कहिएगा कि विद्युत परिपथ के बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये हुआ आपका नियम, जो कि मैंने पूरा समय लिया, बट मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, और यदि आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो सपोर्ट कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए अगर पढ़ना चाहते हैं तो फिजिक्स के, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का, सभी का आप पढ़ाई कर सकते हैं, केवल VBI क्वेश्चन का, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।